नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा आपसे वादा किया गया था, कौन सा वादा, कि हम जो ये लाइव क्लासेस लेकर आए हैं, इस लाइव क्लासेस जो होगी उसके साथ साथ में आप लोगों की तैयारी का क्या स्तर है उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए हम लोग आप लोगों के लिए साप्ताहिक टेस्ट भी आयोजित करेंगे। आप लोगों के कई सारे टेस्ट हो चुके हैं साथियों। हम ये चाहते हैं कि जो साप्ताहिक जो टेस्ट आपके लिए गए उनका सीक्वेंस के साथ समाधान आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाए। तो आज हम इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में पहला जो टेस्ट आपका हुआ उसे मैं सॉल्व करवाना चाहता हूं साथियों। जो 25 प्रश्न हैं आपके सामने एक एक करके लेके आ रहे हैं और एक एक प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कर रहा हूं। जरा देखिएगा, पहला प्रश्न देखिए। न्यायपालिका संविधान के आधार पर समीक्षा करती है तो उसे क्या कहा जाता है साथियों। आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से ये बताया गया था कि हमारे शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट के 3 अंग, फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। साथियों, आपको बताया गया था कि न्यायपालिका जो है व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई किसी भी विधि की समीक्षा करती है और वो समीक्षा जिसके आधार पर करती है आप जानते हैं, वो आधार है संविधान। किसी भी देश का जो सर्वोच्च कानून होता है, किसी भी देश की जो सर्वोच्च जो विधि है वो संविधान है। तो न्यायपालिका द्वारा, व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई किसी भी विधि की समीक्षा जब संविधान के आधार पर की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपका प्रश्न है। लिखा, न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है, न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, न्यायिक सक्रियता कहते हैं, या ए और बी दोनों। साथियों, इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, और हिंदी में जुडिशियल रिव्यू का मतलब न्यायिक पुनरावलोकन भी होता है, न्यायिक समीक्षा भी होता है। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी, यानी ए व बी दोनों। साथियों, लगे हाथ हम लोग ये भी जान लेते हैं, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन जैसा शब्द लिखा हुआ नहीं है, जुडिशियल रिव्यू जैसा शब्द लिखा हुआ नहीं है। यू नो वेरी वेल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। व्हेन वी विल डिस्कस और वी विल डिस्कस क्या, हमने तो डिस्कस कर लिया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 पर हमने चर्चा की थी साथियों। आर्टिकल 13 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। हालांकि जुडिशियल रिव्यू शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, फिर भी अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को इस बात का पावर देता है, इस बात का अधिकार देता है कि वह व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर कर सकता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ए एंड बी बोथ जो ऑप्शन है वो यहां पर सही है। सो इसका सही आंसर हुआ साथियों डी। क्या है? डी। दूसरा प्रश्न, कानून की समीक्षा किसके आधार पर न्यायपालिका करती है? व्हाट इज द बेस फॉर द जुडिशरी? जब व्यवस्थापिका किसी विधि की समीक्षा, जब व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई किसी भी विधि की समीक्षा न्यायपालिका द्वारा की जाती है, जिसके बारे में हमने कहा जुडिशियल रिव्यू, तो किस आधार पर करती है? अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया हमने, तो वो किसके आधार पर करती है? संविधान के आधार पर करती है साथियों, जिसे हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। कैसे? ये प्रश्न एक्चुअली में यूं पूछना चाहता है कि न्यायपालिका किसी कानून, किसी विधि की समीक्षा किसके आधार पर करती है, उसका मापदंड क्या है, कसौटी क्या है, किसके आधार पर तोलती है? तो किसके आधार पर तोलती है? संविधान के आधार पर। दैट्स व्हाई आंसर इज बी हियर। ये आपको मालूम होना चाहिए। थर्ड, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया साथियों? पहली बात, यह सिद्धांत है क्या? साथियों, हमेशा ध्यान रखिएगा, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत यह कहता है कि सत्ता किसी एक संस्था अथवा एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी का रूल है
शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियां विभाजित होनी चाहिए, अलग अलग लोगों के पास होनी चाहिए, अलग अलग संस्थाओं के पास होनी चाहिए। अगर शक्तियां एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था में निहित है तो ऐसी स्थिति में तानाशाही, ऐसी स्थिति में निरंकुशता की संभावनाएं बढ़ जाती है। दैट्स वाई वी हैव लेजिस्लेचर, वी हैव एग्जीक्यूटिव, वी हैव जुडिशरी। ये जो 3 अंग है सरकार के, वो इसी वजह से है। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत यही कहता है कि शासन व्यवस्था के 3 अंग होंगे, ये तीनों अलग अलग कार्य करेंगे और कोई भी अंग एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दैट इज सेपरेशन ऑफ द पावर्स डॉक्ट्रिन, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत। और सिद्धांत ये जो है साथियों, ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया, फ्रेंच स्कॉलर है मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने ये सिद्धांत दिया। और लोकतंत्र जिन देशों में है, वहां अगर आप लोकतंत्र का मूल्यांकन करना चाहते हो तो आप देख लीजिएगा शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत की क्या स्थिति है। दुनिया का सबसे ढंग से अगर शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो वो है यूएसए। वी हैव आल्सो सेपरेशन ऑफ द पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी हैव लेजिस्लेचर। हम लेजिस्लेचर को हमारे यहाँ पर एट द सेंट्रल लेवल पार्लियामेंट कहते हैं, एट द स्टेट लेवल हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। पार्लियामेंट पॉलिसी फ्रेमिंग का काम करती है। वी हैव एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट द सेंट्रल लेवल, and chief minister, governor and the council of the ministers are the part of the executive at the state level. We have judiciary, supreme court and high courts, ये दोनों मिलकर judiciary बनता है। and even हमारे यहाँ पर lower courts भी है साथियों। ये जो separation of the powers का जो सिद्धांत है ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर सी है। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। साथियों याद कीजिएगा, आपको 102वां संविधान संशोधन बताया गया और 102वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जो नए 2 आर्टिकल जोड़े गए, एक है अनुच्छेद 338 बी और एक है अनुच्छेद 342 ए। अनुच्छेद 342 ए किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करने की जो पावर है वो राष्ट्रपति में निहित करता है। यू नो और यू आर अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड यू नो वेरी वेल दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 342 ए, अगर मामला स्टेट का है देन कंसल्टेशन विद द गवर्नर, राज्यपाल के साथ विचार करके राष्ट्रपति किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करेंगे। इसलिए पहला कथन तो सही है साथियों, ठीक है। और वैसे भी अपने को ढूंढना क्या है, सत्य कथन को ढूंढना है। और नंबर 2 लिखा हुआ 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 342 ए जोड़ा गया, बिल्कुल गलत है साथियों। ये 103वें के द्वारा नहीं जोड़ा गया, ये 102 के द्वारा जोड़ा गया। तो 103वां क्या है? You know very well that 103 Constitutional Amendment Act is related to reservation on the basis of the economically backwardness for the general category. 103वां संविधान संशोधन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के आरक्षण से संबंधित है। 102 is related to Article 338B and 342A। तो ये दूसरा जो स्टेटमेंट है साथियों गलत है। अपने से प्रश्न पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें तो केवल एक ही कथन सत्य है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, यानी केवल 1। साथियों बात को आगे बढ़ाते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा किसके द्वारा की जाती है? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। यू आर प्रिपरेशन फॉर द सिविल सर्विस, यू आर प्रिपरेशन फॉर द स्टेट पीएससी, यू आर प्रिपरेशन फॉर द सब इंस्पेक्टर्स इन वेरियस स्टेट्स। अलग अलग राज्यों में आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं साथियों। सो आई थिंक ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कौन करेगा समीक्षा? ऑब्वियसली न्यायपालिका समीक्षा करती है। यू नो आप सेपरेशन ऑफ द पावर सिद्धांत से परिचित हो चुके हैं साथियों। तो न्यायपालिका ही व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा करती है।
अगर ये प्रश्न होता किसके आधार पर करती है तो आंसर होता साथियों सी, पर यह प्रश्न किसके द्वारा की जाती है, दैट्स व्हाई आंसर इज ए हियर। किसके आधार पर, दैट टाइम आंसर हो जाता ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के आधारभूत तत्व क्या है? साथियों आपको बताया गया था कि राज्य 4 तत्वों से मिलकर बनता है। राज्य जनसंख्या से मिलकर बनता है, राज्य निश्चित भूभाग से मिलकर बनता है, राज्य सरकार से बनता है, राज्य संप्रभुता से बनता है। तो हमारे पास क्या है? वी हैव पॉपुलेशन, वी हैव सर्टेन स्पेस, वी हैव गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। सो ये तीनों सही है। इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? डी। मेरे हिसाब से जिस लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहां ये बहुत साधारण प्रकार का प्रश्न माना जाना चाहिए। चलिए, ये काफी बड़ा प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर, एक दोस्तों आप ध्यान रखें, एक आप इस बात को ध्यान रखें, पहले ढूंढे क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो सही को आप हाईलाइट कर लीजिए। भारत का संविधान निर्मित है एवं विकसित है। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? भारत का संविधान निर्मित है एवं विकसित है, क्या यह सही है? क्या? यस, ऑब्वियसली भारत का संविधान इसलिए निर्मित है साथियों क्योंकि हमारी संविधान सभा ने एक जगह पर बैठकर इस संविधान का निर्माण किया है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई और 24 जनवरी 1950 तक ये बैठक चली, इसलिए इस संविधान को निर्मित कहना एकदम सही है। फिर लिखा हुआ ये विकसित है, ऑब्वियसली विकसित है। हमारे संविधान में 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं साथियों आज तक, तो इसके द्वारा कई सारे नए अनुच्छेद भी तो जोड़े गए हैं। इतने सारे नए अनुच्छेद जोड़े गए तो 70 वर्षों की विकास की एक प्रक्रिया। सो वी कैन, हम कह सकते हैं कि ये निर्मित भी है और विकसित भी है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। कारण, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान का औपचारिक निर्माण किया गया, बिल्कुल, और संविधान संशोधनों के माध्यम से प्रावधान जोड़े गए, बिल्कुल बिल्कुल। कथन भी सही है और कारण भी सही है। अपने को क्या ढूंढना है, इनमें से सही ऑप्शन क्या है? साथियों, कथन सही है, कारण सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इसका मतलब इसका आंसर हुआ ए। कथन और कारण वाले प्रश्नों का आंसर देते समय आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि राइट होना ये तो फैक्ट है। दो जो कथन लिखे हुए हैं इसमें दोनों सही है या नहीं है ये तो पता करना एक तथ्य है, ये तो एक फैक्ट से संबंधित है। लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इन दोनों में संबंध ढूंढेगा कि क्या वाकई में जो ऊपर वाली जो बात लिखी हुई है नीचे वाली बात उसका कारण है, तब जाकर दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर पाएंगे। तो भारत का संविधान निर्मित है, भारत का संविधान विकसित है, इसको इस बात से स्पष्ट किया गया है। इसलिए हमने कहा कि कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं साथियों। नेक्स्ट, 1909 का भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहले अपने को ढूंढना क्या है? अपने को ढूंढना है सत्य है। मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे, मिंटो भारत के सचिव थे। एक तो पहली बात साथियों, इस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। 1909 के अधिनियम को हम क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। मार्ले उस समय भारत सचिव थे और मिंटो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ये बात थोड़ी सी अपने को मालूम होनी चाहिए। फिर इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे, गलत। वहां क्या लिखा हुआ है? भारत सचिव थे। मिंटो भारत के सचिव थे, गलत। मिंटो उस समय भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो दोनों पहले स्टेटमेंट तो है गलत। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यस, यही तो वो अधिनियम है जिसने भारत में सांप्रदायिकता की नींव रखी थी। यही तो वो अधिनियम है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भारत के विभाजन की इसने एक तरह से नींव रख दी थी। मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है? नहीं, मार्ले को नहीं कहा जाता है, मिंटो को कहा जाता है।
मार्लिन ने तो मिंटो को समझाया भी था कि ऐसा मत करो यार, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत मत करो। मार्लिन ने मिंटो को समझाया था, लेकिन मिंटो समझा नहीं। इस वजह से मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है, न कि मार्ले को। यह भी गलत है। तो प्रश्न क्या पूछा, कौन सा सत्य है? इस हिसाब से साथियों आंसर हो गया सी। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। ये बात एकदम सही है साथियों। 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर का पद सृजित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1773 के अधिनियम के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में एक नई पोस्ट सृजित की गई, जिसका नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। आप जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स को उस समय बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बॉम्बे में दो नए पद सृजित किए गए और उनका नाम था गवर्नर। और ये कौन था? गवर्नर जनरल। मद्रास एवं बॉम्बे के जो गवर्नर थे, उन गवर्नर्स को इस गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। तो गवर्नर का पद सृजित नहीं किया गया था, गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। और वैसे भी पूछा किया गया है कौन सा कथन सत्य है। सेकंड क्या है? इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बिल्कुल, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया और वह सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित हुआ। एंड लॉर्ड इम्पे was the first chief justice of that supreme court। क्या नाम है? लॉर्ड इम्पे। सो अपने से पूछा गया कौन सा सत्य है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर है 2, यानी केवल 2, यानी बी। केवल 2 यानी बी। निम्न अधिनियमों पर विचार कीजिए। 1793 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। करना क्या है भाई? इनमें से कौन से अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। साथियों, आप जानते हैं 1773 का जो एक्ट है उसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके 20 साल बाद 1793, इसके 20 साल बाद 1813, इसके 20 साल बाद 1833 और इसके 20 साल बाद 1853। इन सारे एक्ट्स को हम चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। इन सारे एक्ट्स को हम क्या कहते हैं? चार्टर एक्ट कहते हैं। तो 1793, 1833, 1813, 1833, 1853, यानी चारों 1, 2, 3 एंड 4, यानी सही आंसर क्या है साथियों? डी। डी इज राइट आंसर हियर। ए बी सी डी 1, 2, 3, 4 चारों चार्टर एक्ट है, सिवाय प्रथम को छोड़कर। प्रथम का नाम रेगुलेटिंग एक्ट है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? साथियों, आप जानते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो बना था, उस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पोस्ट जो बनाई गई, वो बनाई गई थी बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। और फिर ये पोस्ट चलती रही। 1833 का जब चार्टर एक्ट बना, तब हमने इस बात को महसूस किया कि अब इस पद का नाम बदलना चाहिए। और हमने उस समय इस पद का नाम बदल कर क्या कर लिया? हमने उस समय इस पद का नाम भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। तो ये कब किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था साथियों। और उस समय विलियम बेंटिक भारत के पहले क्या बने थे? गवर्नर जनरल बने थे, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक।
तो इस प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? बी। प्रश्न के हिसाब से आंसर बी। निम्न में से ब्रिटेन का भारत पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कौन से अधिनियम से स्थापित हुआ? साथियों, आप जो लोग जानते हैं 1857 की क्रांति हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के विरुद्ध भारतीयों के द्वारा बजाया गया बिगुल था और 1857 की इस क्रांति के बाद का जो परिणाम आया वो आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। और 1858 के इस भारत शासन अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, ये देखिए, ये इंग्लैंड है, ठीक है, और ये इंडिया है, ठीक है साथियों, और ये बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है साथियों, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 के एक्ट से समाप्त कर दिया गया। तो भारत का शासन डायरेक्टली इंग्लैंड के हाथ में कब आ गया? 1858 में। तो इस प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? सी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1909 के भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं, ने भारत में उभरते लोकतंत्र की हत्या कर दी। ये कथन किसका है? अब जानते हैं साथियों, 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्थापित की गई थी। और ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्थापित की गई थी, उस वजह से भारत में जो लोकतंत्र उभर रहा था, 1892 में पहली बार वोट देने का अधिकार मिला और हम लोगों ने पहली बार वोट देना सीखा ही था, और ऐसी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आपने लागू कर दी। इस वजह से कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी साहब ने दुखी होकर ये बात कही थी। किसकी वजह से? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के कारण। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के कारण, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया बी। 1858 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। बिल्कुल, अभी बात करी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, भारत की शासन व्यवस्था डायरेक्टली ब्रिटेन के अधीन आ गई, भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन ब्रिटिशर्स का हो गया। तो पहले स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का नया पद सृजित किया गया। बिल्कुल, 1858 के अधिनियम से ही पहली बार भारत सचिव जैसा नया पद सृजित किया गया। बिल्कुल, ये बात भी सही है। तो फिर क्या है? कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सत्य है। तो इसके हिसाब से तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आप लोग ये भी जानते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा हमने भारत में गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर वायसराय भी किया था साथियों। ये भी आप जानते हैं, क्योंकि राजा महाराजाओं को गवर्नर जनरल के नाम से बड़ी आपत्ति थी। ठीक। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेंगे। करना क्या है? सत्य कथन छांटना है। तो सत्य कथन छांट लेते हैं। इस अधिनियम की प्रस्तावना में उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किया गया। बिल्कुल बात सही है साथियों। 1919 का अधिनियम पहला अधिनियम था जब अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया कि वे भारतीयों के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, उत्तरदायी रहेंगे। तो ये बात तो एकदम सही है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र राज्य सरकारों के कार्यों का बंटवारा किया गया। हाँ, स्पष्ट बंटवारा तो नहीं हुआ जैसे 1935 के अधिनियम में हुआ, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच में विषय का बंटवारा की जो नींव है वो इस अधिनियम से पड़ गई थी। और आपको मालूम होगा प्रांतों में दोहरा शासन भी इसी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऐसी स्थिति में पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है साथियों। तो प्रश्न भी तो अपने से यही पूछा है कौन सा सत्य है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया? सी यानी
दोनों सत्य है साथियों। निम्न में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं? साथियों, 1919 का जो अधिनियम है जिसे हम भारत शासन अधिनियम कहते हैं, इस भारत शासन अधिनियम के समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे। कौन थे? मॉन्टेग्यू भारत के भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो है उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। दोनों ने मिलकर इस अधिनियम को बनाया था, इस वजह से इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर हो गया 1919 का भारत शासन अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऐसा पढ़ना पड़ेगा भाइयों, ये तो बहुत सिंपल है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया? साथियों, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया था, ऐसा भी आपको बताया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और आप ये भी जानते हैं महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित किया गया, पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी इसी अधिनियम से हुआ। प्रश्न का हिसाब से आंसर है सी। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया और केंद्र में दोहरा शासन समाप्त किया गया, राज्यों में दोहरा शासन प्रारंभ किया गया। गलत है साथियों। प्रांतों में दोहरा शासन 1919 में हुआ था। प्रांतों में दोहरा शासन 1919 के अधिनियम से हुआ था साथियों। ये तो उल्टा कह रहा है, शुरू हुआ था 1935 के अधिनियम में, तो प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त हुआ और उसे केंद्र में लागू किया गया। ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, एक्चुअली में उल्टा है। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। बिल्कुल, 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि अब बर्मा भारत से क्या होगा, अलग होगा, और ये बात 1937 में लागू हुई थी साथियों। आप लोग ये भी जानते हैं बॉम्बे से सिंध को अलग किया गया था, 1935 के अधिनियम से किया गया था। तो इस प्रश्न में तो आपका जो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, और अपने को टालना भी क्या है, कौन सा कथन सत्य है, इसके हिसाब से आंसर हुआ बी। बी इज राइट आंसर हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए लिखा हुआ है कौन सा कथन असत्य है। भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का अधिनियम है, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान का जो लगभग अभी 60% जो प्रोविजंस है वो हमने 35 के अधिनियम से लिए। इसलिए कई बार 1935 को भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम के कई बार फोटोकॉपी, प्रतिलिपि भी कहा जाता है। तो पहले स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। देखिए 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख था, पर वायसराय नहीं भाई, वायसराय नहीं, यहां सही शब्द आना चाहिए गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, सो वायसराय नहीं लिखेंगे। आप कहेंगे वायसराय और गवर्नर जनरल एक ही था। अरे भाई एक था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत के लिए था, वायसराय देसी भारत के लिए था, और ये जो भी कानून बन रहे हैं वो सब ब्रिटिश भारत के लिए बन रहे हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, गवर्नर जनरल। विशिष्ट अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर्स दी गई थी, लेकिन गवर्नर जनरल को दी गई थी, ना कि वायसराय को दी गई।
तो बी सही नहीं है। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और एक स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के तहत 1939 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। साथियों, इस अधिनियम के तहत 1939 में संघीय न्यायालय नहीं, इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय बना। 1937 में संघीय न्यायालय बना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रश्न पूछा कौन सा असत्य है, तो बी देखिए गलत है, डी भी गलत है। देखिए बी भी गलत है और डी भी गलत है। अब आप क्या करेंगे? आपके सामने बड़ी अजीब सी स्थिति है साथियों। यहां आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 में से 2 गलत है, 2 सही है और आपको लिखना 1 है। अब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? और आपसे पूछा भी असत्य कौन सा, अब आप क्या करेंगे? बी और डी में से किसको प्राथमिकता देंगे? अगर मैं वहां पेपर देने वाला होता तो मैं डी को प्राथमिकता देता, क्योंकि ये तो फैक्ट है साथियों, ये एकदम फैक्ट है कि जो फेडरल कोड जो बना था वो 1937 में बना था, 1939 में नहीं बना था, ये फैक्ट है। रही बात वायसराय जो लिखा हुआ है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो पेपर सेटर है उसका उद्देश्य गवर्नर जनरल और वायसराय को एक मान लिया होगा। अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो बी भी गलत है, लेकिन हम 4 ऑप्शन ही हमारे सामने है और उसमें से एक टालना ही टालना है, तो ऐसी स्थिति में हम इस डी ऑप्शन को प्राथमिकता दे सकते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि पेपर सेटर ने गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों को एक मानते हुए पेपर बनाया है, इसलिए इसको राइट माना जा सकता है। इसको राइट माना जा सकता है। अगर इस तरह के ऑप्शन में से अपने को एक टालना हो तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की? साथियों, अभी पहले भी बताया गया 1858 का जो एक्ट बना, उस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया। ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया, क्राउन के अधीन चला गया, तो आंसर हो गया सी। क्या बात है, बड़ा बड़ा प्रश्न है। भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कर लेंगे, करना क्या है? उनमें से कौन सा कथन असत्य है ये टालना है। पहले ये हमेशा इस तरह से कीजिए, कौन सा कथन असत्य है। नंबर 1, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया। हाँ, उसमें प्रावधान तो किया गया, ये बात सही है, जिसका कार्य 15 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। जी नहीं, जी नहीं। उस वैधानिक आयोग के बारे में लिखा था कि 1919 का अधिनियम जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया वो उद्देश्य को प्राप्त करने में कितना सफल रहा, इसकी जांच 10 वर्ष के बाद में की जाएगी। तो 15 वर्ष नहीं लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? 10 वर्ष। और आप लोग जानते हैं साइमन कमीशन वही वैधानिक आयोग है। तो पहला स्टेटमेंट तो साथियों गलत है, फैक्चुअली गलत है। 15 की जगह क्या लिखा हुआ था? 10। दूसरी बात, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शक्तियों का बंटवारा प्रस्तुत करना था। यस, एकदम सही बात है। 1935 के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा किया गया ना। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची बनाई गई, इवन अवशिष्ट विषय तक का उल्लेख किया गया, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। 1935 के अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 15% जनसंख्या को वोट देने का अधिकार मिला। ये पहली बात तो सही है कि मताधिकार का विस्तार किया गया, लेकिन 15% नहीं साथियों। 1935 का अधिनियम जब तक बना तब तक भारत की लगभग 10% जनसंख्या को वोट देने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, तो ये जो आपका तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है साथियों। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो सही कौन सा है? केवल 2 ही सही है और अपने को टालना क्या है? असत्य कौन सा है? तो पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है। तो 1 और 3, 1 और 3 है भाई साहब आपके सी में। तो इस प्रश्न का आंसर है
सी। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए साथियों, 1833 का जो चार्टर एक्ट बना, उस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया। और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और यही लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के चार्टर एक्ट के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नरेंद्र मंडल का गठन कौन से अधिनियम द्वारा किया गया? साथियों, 1919 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम में पहली बार इस विषय पर बातचीत की गई कि जो देशी रियासतें हैं, उन देशी रियासतों की समस्याओं पर भी विचार विमर्श होना चाहिए। तो देशी रियासतों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए देशी रियासतों के जो राजा महाराजा थे, उन राजा महाराजाओं का एक संगठन जिसका नाम है नरेंद्र मंडल स्थापित करना प्रस्तावित किया गया। अंग्रेजी में कहा गया चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस। तो साथियों, ये 1919 के अधिनियम से हुआ, तो प्रश्न का आंसर हो गया सी। बड़ा प्रश्न है, निम्न में से 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? यह टालना है, फॉल्स स्टेटमेंट टालना है। इस अधिनियम के द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, बिल्कुल। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग का प्रावधान किया गया, एकदम बात सही है। और स्टेट लेवल पर स्टेट पीएससी का प्रावधान किया गया, पहला स्टेटमेंट इज ट्रू। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, बिल्कुल। देशी रियासतों से यह निवेदन किया गया कि आप इस ऑल इंडिया फेडरेशन का हिस्सा आकर बन जाइए। वो अलग बात थी कि उनकी इच्छा पर छोड़ा गया। सो बी इज राइट आंसर, बी इज ट्रू स्टेटमेंट हियर। देशी रियासतों की इच्छा पर छोड़ा गया कि वे इस संघ का हिस्सा बने या नहीं बने, बिल्कुल राइट बात है। ये देशी रियासतों की इच्छा पर था और देशी रियासतों ने इच्छा व्यक्त नहीं की, इसलिए ये ऑल इंडिया फेडरेशन स्थापित नहीं हो पाया, ये भी आप लोग जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है साथियों। इस अधिनियम के द्वारा जिस कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया उसे फेडरल कोर्ट कहते हैं, संघीय न्यायालय कहते हैं, जो कि 1937 में अस्तित्व में आया। और आप ये भी जानते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं था क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध में अपील जो है वो लंदन की प्रिवी काउंसिल में हो सकती थी। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है सर्वोच्च न्यायालय वाला, ये फॉल्स है। तो आंसर क्या हो गया? डी, क्योंकि हमको पूछा गया फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। भारत का संविधान है, कैसा संविधान है? लचीला, कठोर, या दोनों ही नहीं? यू नो वेरी वेल कि भारत का संविधान लचीला है साथियों, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन करने के लिए आपको विशेष बहुमत नहीं चाहिए। नए राज्य का गठन कीजिए, राज्य की सीमा में परिवर्तन कीजिए, विधान परिषद का गठन कीजिए, राज्य के नाम में परिवर्तन कीजिए, विधान परिषद को समाप्त कीजिए। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए आपको साधारण बहुमत चाहिए, बड़े आसानी से हो सकता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये लचीला है। लेकिन संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन करने के लिए आपको विशेष बहुमत चाहिए। और विशेष बहुमत के अलावा भी कुछ बातें तो ऐसी हैं जिसमें संशोधन करने के लिए आपको आधे राज्यों का विधानमंडल का अनुमोदन भी चाहिए। आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन, ऐसा अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है। तो ये बतलाता है कि भारत का संविधान कठोर है, इसलिए लचीला और कठोर दोनों का कॉम्बो है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान लचीला भी है, कठोर भी है। इसके हिसाब से
इसका आंसर हुआ सी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।